तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का वेक्टर अलजेब्रा। इसका 10.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका सारा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये क्या है और किस किस चीज़ के कैसे कैसे फॉर्मूले लगेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले इसमें पूरे में डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक डॉट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो भी डिस्कस करेंगे, उसको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो वो किसके इक्वल होता है? उसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। ये है फॉर्मूला। मतलब अगर दो का हमें मान लो क्या बोला कि उनका मल्टीप्लाई करके दिखा दो उनको, तो एक का भी मैग्नीट्यूड निकालो, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड निकालो, और कोस जो एंगल दे रखा है हमें वो उसको रखो, सोल्व कर दो। देखो, क्योंकि ये हमें स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है, ये भी स्केलर है, और जो हमारे पास एंगल है, एंगल को भी हम स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, जैसे 1/2 √3/2, तो सब स्केलर है, तो उन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ सकता है किसी का भी हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तब। ठीक है, अब देखो जो प्रॉपर्टीज है पहले वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ए और बी जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? स्केलर। ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखो कि डॉट प्रोडक्ट किस किस टाइप से वेरी करता है। देखो, डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले तो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि अगर मान लो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से करेंगे और चाहे बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसी को कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। रिवर्स कर देना, ए बी बी ए इक्वल होना चाहिए। एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर, और चाहे ए और बी वेक्टर को एक साथ कर दो, बाद में सी वेक्टर के साथ कर देना डॉट प्रोडक्ट, आंसर सेम आता है। देखो, चाहे पहले बी और सी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बाद में ए के साथ किया, चाहे ए और बी का पहले कर दिया, बाद में सी से, आंसर सेम आएगा, यानी कि एसोसिएटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो एक ये प्रॉपर्टी है, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तभी तुम्हें समझ में आएगी। पहला है कि देखो, सेम वेक्टर को, जैसे कि आई वेक्टर को आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे, या फिर जे वेक्टर को जे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे, के वेक्टर को के से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर हमेशा 1 आता है। तो 1 क्यों आता है? देखो, सबसे पहले हमारे पास आई वेक्टर को आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। आई वेक्टर मान लो कोई एक वेक्टर दे रखा है हमें, जैसे कि ए वेक्टर है, जिसमें आई जे के 3 टर्म्स होती है, तुम्हें पता है, जिसमें से पहले में भी इसको सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं, ये तो बाकी हम इसका सिमिलरली बोल के कर सकते हैं डिस्कस। देखो, इसमें जैसे एक वेक्टर होता है हमारे पास, कॉमनली यही लिख देते हैं, ये हमारा एक वेक्टर है जिसमें आई जे के होता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, एक वेक्टर में सिर्फ आई ही है और दूसरे वेक्टर में भी सिर्फ आई ही है, और बस उनको मल्टीप्लाई करना, मतलब उनको डॉट प्रोडक्ट करना है। जैसे कि ए वेक्टर में आई है और बी वेक्टर में भी सिर्फ आई ही है। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई वेक्टर प्लस कोस थीटा। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर और कोस थीटा अलग से लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि अगर सेम को सेम से ही कर देंगे, जैसे उसी मतलब वेक्टर को उसी वेक्टर से कर देंगे, तो ये वेक्टर है मान लो, ठीक है, और इसको इसी वेक्टर से कर दिया मैंने, आई को आई से ही डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, जे या के से नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, किसी का भी हम करेंगे, जैसे इसको हम मान के चल रहे हैं हमारा 1 है, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, क्या करेंगे सबसे पहले, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 रखेंगे, ये हमारा 1 है। फिर अगला मल्टीप्लाई, ये भी अब 1 है, और फिर कोस कोस थीटा। देखो, अगर एक ही लाइन है और वो उसी के ऊपर दूसरा है, क्योंकि देखो एक ही वेक्टर की बात हो रही है आई और आई में, क्योंकि दूसरा कोई वेक्टर नहीं है कि ऐसे और ऐसे है, एक बस वही जो अकेला है, तो एंगल क्या है? 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है? इसको साइड में करके दिखा दें, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और कोस 0 कब होता है? कोस 0 डिग्री पे कितना होता है? 1। तो सब मल्टीप्लाई में है, 1 ही आ जाएगा आंसर। ये दोनों भी 1 है और कोस 0 पे भी 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि अगर हम दोनों अलग अलग वेक्टर्स को करें तो हमारे पास कितना आएगा। देखो, जैसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है नॉर्मल सा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक से क्या किया मैंने? आई उठा लिया, ये हमारे पास आई वेक्टर है। एक से क्या किया मैंने? जे उठा लिया। इनके बीच में देखो, एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता ही होगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब ध्यान से समझो कि अब एक्सिस के बीच में अगर देखो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये आई और जे,
ये दोनों तो वन का रूट वन का स्क्वायर ये सेम ही है, मैग्नीट्यूड जैसा होता है। बस कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज़ करेगी, कुछ नहीं करेगी। कोस कोस देखो कितना है, कोस है हमारा 90 डिग्री, कोस 90 भी कितना होता है 0। तो यानी कि जब इसमें यानी कि रूट वन के स्क्वायर में जब 1 1 और ये 0 बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वो 1 था, क्योंकि कोस 0 पे 1 होता है। अब यहाँ पे ये इनके बीच में एंगल 90 आ रहा है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0। इसकी वजह से ये दोनों और वो कोस थीटा जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो आई जे 0 होंगे, जे के करोगे तो जे के बीच में भी 90 बनता है, सबके बीच में 90 बनता है, तो कोस 90 पे 0 होगा। जब सबको मल्टीप्लाई करना है, एक भी 0 हो जाए तो इन्हें हर बार 0 आएगा जब अलग अलग से करेंगे। और सेम से करेंगे तो कोई एंगल ही क्रिएट नहीं होगा, एंगल क्रिएट नहीं होगा तो भी हमारे पास जो होगा वो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री पे कोस 1 होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि ये 90 था, 90 कोस 90 पे 0 होता है। अब अगला देखो कि इफ ये सिमिलर इसी टाइप का है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर अगर वो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, कोस 90 कितना होता है 0, वो 0 तो फिर ये चाहे वेक्टर 15 करोड़ भी हो, कितना भी बड़ा वेक्टर हो, वो जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे 0 हो जाएगा। ये और ये सेम सेम है, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि अगर एक ए वेक्टर है उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के, ठीक है। ए स्क्वायर वेक्टर बोल सकते हैं इसको, इसके इक्वल होता है, स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखो अगर मान लो कि हमें दो वेक्टर दे रखे हैं पर एंगल निकालना है, देखो यहाँ पे क्या था कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर मान लो एंगल निकालना है तो क्या करो, इस कोस को ही निकालना है तो इसको इसके नीचे भेज दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या होगा, वो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर। बस यही था, इसको मैंने नीचे भेज दिया। अब कोस रहेगा ना, कोस अगर एंगल निकालना तो उसको यूज करेंगे। एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये है हमारा एंगल निकालने के लिए। और अगर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पूछा है तो ये रहा, ये वाला। और एक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, उसको भी डिस्कस करते हैं, बस वही रह गया और कुछ। हाँ ये लगाना है। अगला, अगर मान लो कि जो थीटा है वो 0 है, थीटा 0 पे कितना होता है, 0 पे हमने अभी जो कोस का है, कोस थीटा 0 पे है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब मान लो कि थीटा 0 पे 1 के इक्वल है, ध्यान से समझना, थीटा 0 पे जो 1 के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट। अगर ये 1 है, ठीक है, थीटा 0 पे 1 है तो ये सेम यही आ जाएगा जो भी नंबर होंगे। जैसे कि मान लो ए वेक्टर भी, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बस रफ एग्जाम्पल कि ए वेक्टर 3 है ऐसी और बी वेक्टर 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 15, और ये तो 1 ही था, मतलब इन दोनों पे ही डिपेंड हो जाएगा जब थीटा 0 होगा, क्योंकि कोस 0 पे कितना होता है 1, तो वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड होगा। यानी कि जब हमारे पास जो थीटा है वो 0 होगा ना, तो हमारा जो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, बस इनकी मल्टीप्लाई के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर, क्योंकि कोस तो हमारा 1 ही बनने वाला है, क्योंकि कोस 0 पे 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही रह जाएगा। अगला कि अगर थीटा 180 हो जाए तब इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ए और बी के डॉट प्रोडक्ट पे। तब क्या होगा, तब हमारे पास ये हो जाएगा नेगेटिव ए और बी, क्योंकि 180 पे जो कोस है ना, कोस 180 डिग्री पे -1 होता है, तो -1 होगा, क्या करेगा, बस इनके आगे एक माइनस का साइन जोड़ देगा। तब जो भी आएगा आंसर उनको मल्टीप्लाई करने पाएगा, बस एक माइनस लगेगा क्योंकि कोस का माइनस उनके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। इसमें कोस कोस 0 पे 0 ही होता है, 0 डिग्री पे 0 नहीं, सॉरी 1 होता है यहाँ पे, तो बस इसमें कोई साइन भी चेंज नहीं होता, बस इस वाले में 180 में साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ये आखिरी टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसको भी जरा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली जो प्रोजेक्टर होता है ना सिनेमा हॉल्स में, उसी टाइप का है कि एक वेक्टर की छवि, मतलब एक छाया टाइप निकालनी है किसी दूसरे वेक्टर पे, इसकी ए वेक्टर की लेट से बी वेक्टर पे निकालनी है। तो कैसे, देखो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, जो ए वेक्टर से डिनोट कर रखी है हमने, ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये सीधी लाइन है हमारी, स्ट्रेट लाइन इस टाइप से है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ना रोशनी आ रही है, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइट नहीं होती, जैसे प्रोजेक्टर से मूवी आगे चल रही होती है उस तरफ को, तो यहाँ की जो इसकी ए वेक्टर की जो रोशनी बनेगी या फिर ए बी की जो रोशनी बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो नीचे इस तरफ बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, ठीक है। जो ए बी की शेडो है वो ए सी पे जाके बनेगी, अगर वो बिल्कुल ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, तो ठीक है। तो बस हमें ये ए सी ही निकालना है, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, कि ए बी का ए सी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और उससे फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, इसको हम यहाँ कर देंगे सीधा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये कोई भी हमारा एक थीटा है,
ये हमें पता नहीं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा एक थीटा मान लो, ठीक है। अब देखो हमने कोस थीटा के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो देखो सबसे पहले कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा हमारा इक्वल होता है बी बाय एच के, क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे? कोस थीटा किसके इक्वल हो गया? बेस कितना है हमारे पास? बेस है AC और एच हाइपोटेनस कितना है? AB। साइड की बात हो रही है यहाँ पे, साइड मतलब डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जैसे नॉर्मल 9th क्लास में किया था वैसे ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें AC पे फोकस रखना है, AC की वैल्यू निकालिए ना। AC को तो वैसे भी अभी पता ही नहीं है, तो क्या कुछ भी पुट नहीं कर सकते, लेकिन AB को हम पुट कर सकते हैं। देखो AB को A वेक्टर लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कब निकालते हैं? जब किसी का मैग्नीट्यूड निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख देंगे A वेक्टर का। हो गया ये, AB को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें AC ही निकालना है, अगर हम इसी लाइन से इसी लाइन के हिसाब से चल रहे हैं, अगर AC ही निकालना है तो इसको इधर भेज दो। AC को मैंने छोड़ दिया अकेला, और ये जो A का मैग्नीट्यूड है ना, ये वाला, ये पहुंच गया जाके कोस थीटा के पास, कोस थीटा इसके पास जाके पहुंच गया इसका मैग्नीट्यूड, ये, ठीक है। अब बस यहाँ से एक छोटा सा काम तुम्हें करना है कि कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जो कि हमें यहाँ पे पता है, बस उसको पुट कर दो। AC हम प्रूव कर चुके हैं एंगल में पहले, ठीक है। अब AC है, ठीक है, AC के साथ हमारे पास A वेक्टर है, और कोस थीटा की पूरी वैल्यू ये रही हमारे पास, मल्टीप्लाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई है। क्रॉस प्रोडक्ट आगे तुम पढ़ोगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। उसमें मैट्रिक्स मेथड लगेगा, जो तुमने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो बता रहा हूँ, ठीक है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर, कोस थीटा की पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान से रखना, ये मैग्नीट्यूड है A का, और मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल, इस मैग्नीट्यूड ऑफ A से कट जाएगा। अब AC के लिए क्या बचा, बस ये ध्यान दो, AC ही हमें निकालना था, उसका फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। उसके लिए बचा है एक A वेक्टर इंटू B वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ये फॉर्मूला है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का। ध्यान से देखो एक बार इसको, A मतलब जो A है ना, उसका एक प्रोजेक्शन है, एक तरीके से इस वेक्टर की एक छाया पड़ रही है नीचे, ये B वेक्टर बना देते हैं, अब इसको हम B वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने B के हिसाब से डिनोट करा है उसको। तो उसकी जो छाया है ना, उसकी प्रोजेक्शन, एक छाया जो पड़ रही है, वो उसका फॉर्मूला निकालने का ये होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो A वेक्टर है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, चलो वैसे ये साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, क्योंकि करना तो एंड में ओपन हमें इसी तरीके से, पर A वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होना निशान है, B वेक्टर और B का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड कब होता है, जब वो होता है यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको ओपन करने के बाद ये दोनों बन जाते हैं वैसे भी। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखो, क्वेश्चन छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। सिंपल है क्वेश्चन, इजीली सोल्व हो जाएंगे। देखो फॉर्मूला जितने हमने वो पढ़े हैं फॉर्मूले, और इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया होगा, तो बस उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। देखो पहले में एंगल निकालना है, दूसरे में भी एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला रखेंगे, आराम से सोल्व करेंगे। तीसरे में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, उसका भी फॉर्मूला हमने देख लिया था, A इंटू B वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड में, ठीक है। वो तीनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूले साथ साथ करते रहोगे तो तुम अच्छे से याद भी हो जाएंगे। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले तो क्या करना है, एंगल निकालना है। देखो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये कोस थीटा ये हमारा एंगल होता है ना, ठीक है। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है A और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय A वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या, कोस थीटा ही निकालना है हमें, ध्यान समझना। A और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तो दे रखा है, ऊपर हम लिख सकते हैं √6, ये √6 के इक्वल दे रखा है हमें, ठीक है। ये हिस्सा जो है वो है √6 के इक्वल, ठीक है। नीचे ये देखो, ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड गिवन है हमें। A वेक्टर का भी देखो यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड, A का है √3 और B का है 2, √3 और 2 दे रखे हैं, यानी कि √3 और मल्टीप्लाई 2, या फिर डॉट प्रोडक्ट में बिंदु भी लग सकता था, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। इस √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। और नीचे हमारे पास √3 है और 2, इससे ये कट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, √2/2, ठीक है। क्या बच गया, √2/2। अब देखो ये √2 1 √2 और √2 की टेबल में 2 पे 2 आता है, तो ये 1/2 हो गया। अब देखो कोस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कोस की वैल्यू आई हमारे पास 1/2,
तो कोस 1/2 कब होता है? कोस जो है 1/2 कब होता है? जब 45 डिग्री का एंगल हो। एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री, आंसर पहले क्वेश्चन का तो यही है। ठीक है, ये जो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, तुम उनको इस तरीके से लिखना, ये इसके नीचे जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं वो तो मैं सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, करने के लिए सोल्व। ठीक है, इस पे आते हैं। अगला क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, एक वेक्टर दे रखा है, एक दूसरा वेक्टर दे रखा है, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लो, और क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर से एंगल निकालना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर को मान लिया मैंने आई -2j + 3k, बी वेक्टर को मान लिया, मतलब ये दूसरे वाले को बी वेक्टर मान लेते हैं, ये हो गया दूसरा वाला। दोनों अभी बस लिखे हैं, ये 2 है। ठीक है, दोनों बस लिखे ही हैं। अब देखो क्या क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। देखो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, वो होता है ए और बी वेक्टर का पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली, और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का भी और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में सबसे पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखो। कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, पर ऐसे नहीं कि वेक्टर को कैसे, इतने बड़े वेक्टर हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आई के नंबर को आई के नंबर के साथ करेंगे। तो देखो कोस थीटा, अब ये ऊपर का पहले मल्टीप्लाई करना सीख लो, ए को बी के साथ, तो आई को आई के साथ, आई के यहाँ पे कुछ नहीं है 1, और यहाँ पे कितना है 3, 1 3 सा मल्टीप्लाई करो, 1 3 सा 3, 3, और आई और वो जो आई और ये आई है वो आपस में कट हो जाएंगे, 3 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा देखो, अब देखो -2 है, इधर भी -2 है जे और जे में। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, यानी कि प्लस का 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे इनमें इनमें हम आई जे के ये जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब एक तरीके से वेरिएबल ही मान लो, ये हम नहीं लगा रहे। ठीक है, अगला क्या है 3, और इसमें कुछ नहीं है 1, यानी 3 1 सा 3, ये आ गया इनका, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। बस आई के वेरिएबल्स को या फिर आई के कॉन्सोनेंट्स को, कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुमने फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज दोनों में सीखा होगा अभी तक, कि जैसे इसके सारे नंबर का अंडर रूट में रखेंगे इसको इस तरीके से, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है, यहाँ पे -2 है, यानी कि -2 रखो, उसका स्क्वायर कर दो। फिर अगला क्या है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, और सेम बिल्कुल यही प्रोसेस, ये तो ऊपर खत्म हो गया, लेकिन यही प्रोसेस ए वेक्टर था, बी वेक्टर के लिए भी यही करो, डॉट लगाओ, बी वेक्टर के लिए भी सेम यही काम करो। अब बी वेक्टर में जितने भी नंबर है, यानी पहला नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर -2 है, -2 का स्क्वायर, और तीसरा नंबर है हमारे पास के पीछे कोई नंबर है तो 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इस इनको सोल्व कर दो। देखो कोस थीटा यहाँ पे हमारे पास कितना है, ऊपर आ जाएगा 3 + 3 6, और 6 और 4 10, यहाँ पे 10 आ गया। अब इसके नीचे देखो ये कितना होगा, इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर करने के बाद माइनस हट जाएगा अपने आप ही, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तीनों को प्लस करने पे आ जाएगा √14, और ये भी सेम जैसे 1 2 3 है, वो भी 3 2 1 ही है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा √14, क्योंकि जब सारे ही प्लस होंगे हमेशा तो प्लस करने के बाद सेम ही आएंगे। अब देखो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया 10 और नीचे है √14 और √14 मिलके का एक कंप्लीट 14 बन जाएंगे। ये आपस में कटने के बाद आ गया हमारे पास 5/7, यानी कि हमारे पास कोस की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास कोस थीटा = 5/7। लेकिन हमें किस चीज़ की वैल्यू पूछी है, कोस थीटा की वैल्यू नहीं पूछी, हमें पूछी है सिर्फ एंगल की। तो थीटा की वैल्यू निकाल दो, थीटा को मैं यही रख रहा हूँ, कोस को मैं उधर भेज देता हूँ, तो वो हो जाएगा कोस इनवर्स। ये तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि वो इनवर्स हो जाता है जाके वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5/7। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये है दूसरा, और ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन और सिंपल है। देखो इसमें क्या बोले, ये वेक्टर थोड़ा मिक्स हो गया, ये ए वेक्टर है हमारा, और दूसरा वाला जो वहाँ पे दे रखा है वो बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर क्या है, वो है i - j, और बी वेक्टर क्या है हमारा, वो है i + j। बस इतना ध्यान रखो। दोबारा से इसी तरीके से लिखते हैं इसको सोल्यूशन। इसमें भी सोल्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, इसलिए दोबारा लिख देता हूँ। तो ए वेक्टर क्या दे रखा है, वो है i - j, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए वेक्टर क्या है हमारा, i कैप - j कैप, और बी वेक्टर क्या है हमारा, वो है i कैप + j कैप। ये ए और बी वेक्टर है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, फॉर्मूला है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालते हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वो भी ए और बी दे रखे ना, यानी कि ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये बनेगा। बस इसको सोल्व करना है भाई। ठीक है, सोल्व कर दो। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को नॉर्मल जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 × 1 1 1 1 आ गया हमारे पास, यानी यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब अगला देखो
ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, पर एक प्लस एक माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, नीचे करना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिर्फ बी वाले का। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई करके नंबर लिखे थे ना ऊपर के 434, यहाँ पे बस मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 1 1 सा 1 और फिर प्लस माइनस माइनस लगा दिया और 1 1 सा 1, क्योंकि इनके पीछे भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं हम, ऐसे, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर और प्लस एक और 1 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर दो बस अब आगे। तो ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0 और नीचे क्या है, देखो वैसे 0 ऊपर आ गया, अब किसी से भी करेंगे आंसर हमारा 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 0/√2 विच इज इक्वल्स टू 0 आंसर, ठीक है। देखो ये तो हमारे पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इनके अगले क्वेश्चन पे, हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर्स दे रखे हैं हमें, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, इन दोनों को वेक्टर्स मान लो और इसमें सिंपल जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। देखो लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला है हमें, ऑन द वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर को इसके ऊपर निकालना है, यानी कि पहले इसको लिखा जाएगा, ऑन द वाला जो है वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दो वेक्टर मान लेते हैं, इसको ए वेक्टर मान लो, यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 7k, और साथ में ये हमारा दूसरा वाला बी वेक्टर मान लेते हैं, इसको 7i माइनस जे प्लस 8k, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है इनका। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर फॉर्मूला है हमारे पास ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले तो ए और बी को नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार दोनों वेक्टर में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उससे लिख देते हैं आई प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 7i माइनस जे प्लस 8k, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था पर एक बार लिख रहा हूँ पूरा ही, ठीक है। अब नीचे क्या, b का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। b वेक्टर क्या है हमारे पास 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर माइनस का j है, यानी कि माइनस का 1 है उसके साथ, तो 1 का स्क्वायर, फिर 8 है प्लस का, तो प्लस के 8 का स्क्वायर। बस इन सबको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 7, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 7 1 7। 3 को करेंगे माइनस के 1 के साथ, तो माइनस का 3, 7 को करेंगे 8 के साथ, दोनों प्लस के हैं तो 56, ये आ गए ऊपर नंबर। नीचे इनको सोल्व करो, यहाँ पे क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, क्योंकि स्क्वायर करने के देखो -1 है, माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा, इसलिए प्लस ही आएगा। और आगे ये कितना है, ये है 64, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4 बचेगा, 4 और 56 60 हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 50 और 50 100 114, तो 114 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि इसका प्रोजेक्शन ये है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि शो दैट ईच वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो 3 वेक्टर हमें दे रखे हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिनका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 1 के इक्वल है। पहले तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है। दूसरा क्या बोला है कि शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरा वेक्टर ये वाला इस वेक्टर के ऊपर, और ये आपस में सारे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब वो निकालने के लिए भी हम देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको देखते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे इसको। तो यूनिट वेक्टर के लिए सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर देखो यूनिट वेक्टर का मतलब कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है a मान के चलें तो 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले ये वाला वेक्टर उठाता हूँ। तो देखो ये वाला वेक्टर असल में है क्या, इस वाले वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, इसको चलो मान लो मैं a मान लेता हूँ, ये a वेक्टर है, ये हमारा b वेक्टर है और ये हमारा c वेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले a को चेक करते हैं, ठीक है। a वेक्टर को देखते हैं कि ये कितना आएगा। तो a वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट। देखो ये 7 बाहर डिवाइड में, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 2/7, क्योंकि ये 7 इससे भी डिवाइड है, इससे भी सबसे है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस 3/7, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका स्क्वायर और साथ में 6/7 का भी स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है
2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 का 49, इसका होता है 9/49, इसका है 6 का 36/49। ठीक है, अब इसको सोल्व करो आगे। इसको जब इस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो इन सब का एलसीएम लिया जा सकता है, 49 49, इन सब का एलसीएम 49 आ जाएगा, और तीनों के नीचे सेम है तो 4 + 9 + 36 हो जाएगा, मिलके ये हो जाएगा हमारा 4 और 9 कितना हो गया, मिलके 13, 13 और 36 मिलके 49, 49/49, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो यानी कि ये ए वेक्टर तो हमारा प्रूव हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और अब बी वेक्टर निकाल के देखते हैं। बी वेक्टर ये होनी है, देखो शो दैट करने का मतलब है कि शो दैट करने का मतलब है जो बोल दिया ना, तो इन सबको आना ही पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूफ करना है, क्योंकि वो होगा। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं बी सी मैं तुम्हें करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, बी वेक्टर देखते हैं सबसे पहले। बी वेक्टर क्या है हमारा, यही है, बी वेक्टर है 3/7, पहला है 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस का, देखो प्लस माइनस का 6/7, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होने के बाद सब प्लस हो जाता है, तो फिर इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है 2/7, ये हो जाएगा हमारे पास 2/7 का स्क्वायर, ये भी हो गया। इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 9/49, 36/49 सेम, और ये हो जाएगा 4/49, जो कि मिलके बन जाएंगे 49/49 एलसीएम लेने के बाद, और ये हो जाएगा 1, और इसी के साथ ये √1 का 1 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये ए और बी, और सिमिलरली बिल्कुल तीसरा ये भी यही आएगा क्योंकि देखो 6/7 है 36, ये 4, 36 और 4 कितना हो गया फिर से, और ये 9, तो बिल्कुल मिला के 49 ही बनना है इसको 49 के नीचे, तो ये भी हो जाएगा। सिमिलरली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिमिलरली सी वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हाफ हुआ है। ठीक है, इसके अभी इसको दूसरे पार्ट में कराता हूँ इसको पूरा। इसमें हमने क्या अभी देखा, हमने देखो इसमें हमने देखा कि जो वेक्टर थे इनका हमने क्या किया, स्क्वायर करके देखा कि यूनिट वेक्टर आ रहे हैं कि हाँ 1 के इक्वल आ रहे हैं सारे। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर किस तरीके से। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर किस तरीके से। देखो सबसे पहले तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर को समझने के लिए हमें, देखो स्टार्टिंग में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, जैसे कि किसी का भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, इस फॉर्मूले के इक्वल होता है, ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई और साथ में कोस थीटा। अब हमें क्या बताया गया कि अगर मान लो कोस 90 हो जाए, देखो कोस 90 हो, तो कोस 90 हो तो ये दोनों मिलके ध्यान समझना, कोस 90 पे कितना होता है, कोस 90 पे होता है 0, ये 0 है। ठीक है, और ये दोनों मिल जाएंगे, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 0 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोस 90 0 है तो ये सब 0 है। ठीक है, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, बस जैसे कोई भी दो वेक्टर का हम एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ गया हर बार, तो यानी कि ये और ये मिलके 0 ला रहे हैं, यानी कि उसमें कोस 90 कहीं ना कहीं है, क्योंकि कोस 90 होने की वजह से वो 0 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इन दोनों को किया बी और सी को, तब भी 0 आया, तो मतलब हाँ सिर्फ कोस के हमें यही तो बताना है, परपेंडिकुलर तो 90 होता है ना, तो बस हमें ये बताना है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि 0 किसकी वजह से होता है, 0 होता है हमारे कोस 90 के 0 की वजह से। कोस 90 अपना 0 देता है, जिससे पूरा का पूरा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाता है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। जैसे मान लो यही हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेके चलते हैं पहले तो ए और बी का क्या करना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल वाला। ये है 2/7। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, बस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको उसके साथ। अब यहाँ पे फ्रैक्शन मैंने इसलिए पहले सबको सेट कर देते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई किसको करना है, अब आई वाले को आई के साथ करना है ना, तो ये है आई इसके साथ 3/7। ठीक है, प्लस अब जे को जे के साथ, ये है 3/7। ठीक है, और उसमें है माइनस का 6/7 मल्टीप्लाई माइनस का 6/7, ये माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्लस, अब इसको करना है के को के के साथ, तो ये हो जाएगा 6/7 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा के वाला 2/7। इनको सोल्व करो, देखो ये सब मिलके 0 आएगा, 0 आएगा तो मतलब आंसर ठीक है। देखो ये हो जाएगा मिलके कितना, 6/49 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये माइनस का, हाँ एक माइनस है इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा माइनस का 18/49, और ये हो जाएगा हमारे पास 6/12, तो 12/49। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, तो इसमें इसको और इसको प्लस कर दें, 12/49 और 6/49, तो ये हो जाएगा 18/49, और एक है हमारे पास माइनस का 18/49, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल 0, यानी कि इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि इसका कोस 90 है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब एक बार बी और सी का भी करके देख लेते हैं, बी और सी का।
फिर सी और ए का भी करोगे तो सिमिलर ही आएगा, पर पहले बी और सी को देख लेते हैं इनका। ये हम मान लो हमारा सी वेक्टर है, ठीक है। तो बी का यानी कि इसका आई उसके आई के साथ, तो ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई उसके आई में क्या है 6/7, देखो आई और ये 7, ठीक है 6/7 प्लस इसके जे में क्या है माइनस का 6/7, प्लस नहीं लगाएंगे फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस का 6/7 और मल्टीप्लाई करना है उसके जे में क्या है 2/7, ठीक है प्लस ये इसके के में क्या है 2/7 और उसके माइनस का 3/7 यानी कि माइनस का 3/7। ये बन गया हमारा। इन सबको सोल्व करके देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 18/49, ये हो जाएगा माइनस का 12/49, क्योंकि इन दोनों में से एक, देखो ये इन दोनों की बात हुई थी, इन दोनों की और इन दोनों की, ठीक है तीन ही तो पेयर है, आई वाले जे वाले के वाले। तो ये हो गया 18, ये हो गया माइनस का 12 और ये हो जाएगा माइनस का 6/49, ठीक है। अब इसको भी सोल्व कर लो आगे, ये 18/49 है और ये 12 और 6 दोनों माइनस के हैं, तो फिर दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और 6 18/49, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ गया 0। सिमिलरली तीसरा भी करोगे तो भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली इन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि फाइंड ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने, ठीक है। और दो इक्वेशन दे रखी है, एक की ए और ए प्लस बी और ए माइनस बी करके 8 है, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद 8 आएगा, और एक ए का मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्ट तो नहीं दे रखा, पर बी के मैग्नीट्यूड से 8 मल्टीप्लाई करके ज़्यादा है, ठीक है। तो बस इन दोनों इक्वेशन से इससे इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, इन दोनों की मदद से हमें एक्चुअल वैल्यू बतानी है इनके मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखो पहली इक्वेशन उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन क्या है, ये है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये तुमने पढ़ा होगा कि a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस दूसरी वाली इक्वेशन से a की वैल्यू उठाऊंगा। देखो a किसके इक्वल है 8 b मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यहाँ से इसमें मैं a की जगह 8 भी लिख दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8b का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास b तो है ही इक्वल टू 8। अब यहाँ से देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसमें तो बस यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा b के ऊपर, ठीक है। और इसमें आगे सेम वही है। अब देखो 64 बी स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर है, जब 64 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 63 और बी स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या करेंगे 63 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू 8/63, आपस में कट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि स्क्वायर उधर भेजेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें निकालना है वैसे भी अलग से, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैं उधर भेज रहा हूँ, जब ये स्क्वायर हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √8/63, ठीक है। देखो ये बी की वैल्यू है, अगर इसमें मैं डायरेक्ट 8 मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी है, पर इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, सिंपल करना ही पड़ेगा। देखो अभी करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके 8 के ना। अब ध्यान से देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 होता है 2 × 2 यानी कि 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा पेयर से, तो 8 को लिख सकते हैं 2√2, और इसको क्या लिख सकते हैं 63 को 3 × 7 यानी कि 3 बाहर और √7 अंदर, ये हो गई बी की वैल्यू, ठीक है। 3 3 9 9 7 63, हाँ ठीक है। अब ये बी की वैल्यू, अब इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी मैग्नीट्यूड है इन एनी इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन किसी में पुट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार हमें बी की वैल्यू पता है। सेकंड वाली में करते हैं, ए है 8b के इक्वल, 8b के इक्वल, और जिसमें से अभी हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है b की कितनी है, वो है मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि देखो 8 और ये मल्टीप्लाई है ना आपस में, तो 2√2 यहाँ पे है 3√7, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 16 √2 डिवाइडेड बाय 3√7 आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो इन क्वेश्चंस में क्या बोला है, 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं मैंने, तीनों छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीधा एक साथ कर लेंगे इनको सोल्व। देखो पहले में क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बस इवेल्युएट करना है। दूसरे में क्या है, दूसरे में हमें एक एंगल दे रखा है, स्केलर प्रोडक्ट है, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताना है, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है, वो हम देख लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। पहला फॉर्मूला लगेगा इस वाले में, ठीक है। इसमें क्या है, ये सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 12, इसमें a दे रखा है पहले c1, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो सबसे पहले वाले में क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम कैसे करते हैं, अगर ये a है ये b है, ठीक है, और ये मान लो c है ये d है, तो हम क्या करेंगे, पहले a को c से मल्टीप्लाई, फिर a को d से मल्टीप्लाई, मतलब एक बार इसको पहले और दूसरे से, फिर 5 को भी पहले और दूसरे से, दोनों से करेंगे, जैसे नॉर्मल तरीके से हम बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करते हैं। बस इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 और 2 मिलके 6, a और a मिलके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने स्क्वायर, इसमें मैग्नीट्यूड लगता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड मैंने लगा दिया पहले। अच्छा अब इसी को 7 के साथ करते हैं, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का निशान आ जाएगा, और इसमें a और b है ना, तो हो जाएगा a वेक्टर b वेक्टर, ऐसे। इसमें स्क्वायर नहीं है, वरना मैं मैग्नीट्यूड लगा देता, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने तब लगाया जब स्क्वायर था, यहाँ पे इसमें कोई स्क्वायर नहीं हुआ, a और b अलग अलग है। अब बात करते हैं 5a को 2 से करेंगे, देखो 5 2 10 और माइनस का है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, और एक में b है एक में a है, तो a b, ठीक है। और फिर 5 को करेंगे 7 से, ये हो जाएगा माइनस है एक में, 5 7 35 और b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये और ये तो अलग है, लेकिन ये दोनों सोल्व हो सकते हैं, इनको सोल्व कर दो बस। ये 6 a स्क्वायर यहाँ, अच्छा 21 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 11 a वेक्टर b वेक्टर, और वो हमारे पास वैसे ही रहेगा क्योंकि b का कोई और सेम है नहीं वहाँ पे सोल्व करने के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे, 8th में। देखो इस पार्ट में क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड निकालना है दो वेक्टर्स का a और b जिनका मैग्नीट्यूड सेम है आपस में, मतलब a का निकाल लिया तो b का भी निकल गया, जो भी a का होगा, ठीक है। एंगल दे रखा है इनके बीच में 60, और स्केलर प्रोडक्ट रखा है 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, क्या होता है वो, जैसे कि मान लो a वेक्टर b वेक्टर है, वो होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर मल्टीप्लाई में, और फिर कोस थीटा भी सीधा वहीं पे, सारे एक साथ ही हैं लाइन में, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इनमें से ये होता है स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट तो दे रखा है हमें 1/2, ये पता है, ठीक है। ये दोनों ही हमें निकालने हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इनको हमें पता नहीं है तो इनको ऐसे ही रखो, ये पता ही नहीं है तो इनको ऐसे कैसे रख देते हैं। कोस थीटा कोस 60 डिग्री दे रखा है, कोस 60 डिग्री, बस अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो 1/2 ये ऐसे ही रहेंगे, ये तो पता ही नहीं है। कोस 60 पे कितना होता है, कोस 60 पे होता है हमारा 1/2 ही होता है, 1/2 को इधर भेज दो तो ये 2/1 बन जाएगा, और यहाँ पे 1/2 था ही, ये इधर भेज दिया मैंने इस तरफ, बाकी ये दोनों अब वहाँ पे रह गए अकेले, ये और ये, ठीक है। बस सोल्व करते हैं अब इसको। इस 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कुछ भी, मतलब यहाँ पे रह गया 1। ये दोनों, अब हमें बोला था कि ये दोनों आपस में इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या मैं इसको भी a लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ये बोल रखा है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास इसका स्क्वायर a का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, स्क्वायर से रूट बन जाएगा 1 का, और वहाँ पे रह जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब 1 का रूट भी 1 ही होता है, यानी कि a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया, और यही हमें निकालना था। अब a का 1 है तो b का भी 1 है, क्योंकि हमें बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्वेश्चन एक बार देख लेना अच्छे से पीछे करके वीडियो को, सिंपल तरीके से किया बिल्कुल। देखो फॉर्मूले के हिसाब से ये पता था, ये वाला पता था, ये दोनों नहीं पता, इनको नहीं छेड़ा। ये 2/1 बाद में यहाँ पे आ गया, रेसिप्रोकल होकर इधर जाता है, तो ये 2/1 बन गया, 1/2 से कटने का सब कुछ 1 हो गया, फिर इनको ये दोनों सेम थे इसलिए सेम सेम लिख दिया, बाकी सोल्व कर दिया नॉर्मल तरीके से। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये सिंपल है, और जैसा हमने 6 किया था ना, हाँ 6 क्वेश्चन किया था वैसे ही है, उससे भी सिंपल है। एक वेक्टर है ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर है वो, ठीक है, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, और एक ये वेक्टर है, इनका प्लस करने का 12 के इक्वल है। दूसरी कोई इक्वेशन नहीं है तो इसी इक्वेशन को रखते हैं यहाँ पे। देखो एक है हमारे पास एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 22 के बराबर है, ठीक है, 22 ने 12 के बराबर है। अब देखो ये हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी कि ये माइनस ये, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इक्वल टू 12, सिंपल। अब इनको सोल्व कर दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ए क्या है, ए है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 1,
यानी कि 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। आगे करते रहेंगे सोल्व इसको आराम आराम से। अब देखो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, वहाँ पे चला गया 12। अब ये फिर से एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 12, वहाँ पे जाके प्लस का 1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी √13 और आंसर आ जाएगा हमारा यहीं पे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है कि 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों दे रखे हैं, ठीक है। और बोल रखा है आर सच दैट उनकी जो इक्वेशन है ना ये आपस में इक्वल है और हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा इस इक्वेशन को ठीक से समझना पड़ेगा। मैं देखो इसमें करना क्या है, ए वेक्टर लिखो पहले। तो देखो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर सॉल्यूशन में एक बार पहले लिख ही लेते हैं उसको, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर का निशान है, इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ये है। इससे इक्वेशन तैयार करनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब प्लस लैम्डा का निशान लगाओ। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर ब्रैकेट में लिखो माइनस का i वेक्टर प्लस 2j और प्लस का k, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। अगर मान लो ये एक ही है पूरा, जैसे ये एक ही है, ये दोनों को मिला के कुछ भी करेंगे जब लास्ट में एक वेक्टर ही आएगा ना, मान लो ये वेक्टर इसके इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जब भी परपेंडिकुलर होता है ना कोई चीज, ये रफ है, तो उन दोनों का, जैसे एक वेक्टर है ए, 1 वेक्टर मान लो, 1 वेक्टर और 2 वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो सी वेक्टर के साथ, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, सी वेक्टर क्या है हमारे पास, वो है 3i प्लस j, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो, अब जितना भी है ये उसको सोल्व करते हैं। अगर मान लो इसको पूरे को हम एक ही मान ले, ठीक है, उसके बाद ये वेक्टर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस पे आ जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको सोल्व करते हैं पहले। देखो ये तो यही रहेगा 2i प्लस 2i, दो बार क्यों लिख दिया मैंने, 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का आई लैम्डा, माइनस का लैम्डा आई होगा, हाँ, माइनस लैम्डा आई, हाँ, फिर प्लस 2 लैम्डा जे, फिर प्लस लैम्डा के। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने एक एक को सबके साथ मल्टीप्लाई किया है अभी। देखो इसको इसके साथ किया तो माइनस का आई, लैम्डा 2j और लैम्डा के यहाँ पे, ठीक है। और साथ में बाहर जिसके साथ हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना है वो भी लिख देते हैं, और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बस इसको और सोल्व कर देते हैं। देखो इसको हम डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन हम कॉमन तो ले सकते हैं। देखो कॉमन लेता हूँ मैं, आई में से कॉमन ले रहा हूँ। देखो इस आई में से कॉमन ले, अगर हम लोग ये आई को रख दिया मैंने बाहर, यहाँ से इस आई में से और इस आई में से, यहाँ से 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा और बाहर ले लिया आई। देखो आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लें तो एक में से 2 आ गया कॉमन, इसमें से आ गया लैम्डा, और जो बाहर आ गया कॉमन हमारे पास आई, प्लस 2i और 2 लैम्डा जे। देखो इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 2 लैम्डा आएगा, और बाहर कॉमन जे जो इनका है, जे बाहर है, जे के अलावा 2 इसमें था और 2 लैम्डा इसमें था, तो आ गया। अब बात करते हैं के की, आगे बढ़ते हैं। दोनों प्लस के हैं, ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया। देखो के तो इसमें बाहर आएगा ही आएगा, जैसे सब में आई जे के बाहर आ रहा है, पर जो अंदर है बचे हुए, इसमें क्या है, इसमें एक में 3 है प्लस एक में सिर्फ लैम्डा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। पहले तो इनको आगे देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ, ध्यान से समझना। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे इसके जो नंबर है आई जो है, इसका जो वेरिएबल एक तरीके से ये नंबर फॉर्म है इसकी, चाहे लैम्डा लगा हुआ है पर लैम्डा की वैल्यू भी नंबर में ही आएगी, ठीक है। तो ये वाली जो नंबर वाली फॉर्म है, इस आई की नंबर वाली फॉर्म जो 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आई का निशान वहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, आई जे के सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या करना है ध्यान समझो, इसको आई की वैल्यू इधर आई के पास 3, क्योंकि अब ये पूरा एक बन गया ना, आई ये जे ये के, और यहाँ पे आई जे के तो नहीं है पर आई जे तो है इसमें, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 लैम्डा की मल्टीप्लाई किसके साथ होने वाली है, 3 के साथ, क्योंकि ये आई वाली टर्म है, ये भी आई वाली टर्म है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ डायरेक्टली, आई से आई हट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगला देखो
ये जे है, ये जे वाली टर्म है 2 + 2 लैम्डा, और जे वाली टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। तो इसको 2 + 2 लैम्डा को 1 से कर देंगे, ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पे के वाली टर्म है, के वाली टर्म क्या है 3 + लैम्डा, और वहाँ पे तो के है ही नहीं, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 2 × 3 6, और 2 को माइनस लैम्डा से करेंगे तो -3 लैम्डा, ये 3 को माइनस लैम्डा से करेंगे तो ठीक है। अब 1 से करेंगे तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, यानी 2 + 2 लैम्डा। 0 से करेंगे इसको तो ये 0 बना, ये पूरा ही 0 बना देगा इक्वल टू 0, ठीक है। इनको सोल्व कर लो आप। ये देखो ये है कितना हमारे पास 3 लैम्डा, और ये है 2, इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा जाएगा तो बच जाएगा 1 लैम्डा, और निशान माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको 2 को और 6 को, तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और वहाँ पे 0 है। अब ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इससे इसकी वैल्यू कट जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। क्वेश्चन को आराम से देखना, आगे पीछे करके गई बात, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझने का है कि पहले क्या किया था मैंने। देखो अभी भी समझाता हूँ, परपेंडिकुलर होता है तो उनका इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट और इसका 0 के इक्वल होगा, वो मैंने लिख दिया क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन था, ठीक है। ये वाला और ये जो दोनों वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, इससे मैंने क्या किया, इसको सिंपल लिखा, इसके साथ सबसे पहले लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दी हर एक के साथ, लैम्डा i, लैम्डा 2j और लैम्डा k, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके आगे, इनमें क्या किया, i से i कॉमन ले लिया हिस्सा, ताकि एक i कंप्लीट बन जाए इसमें पूरे के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो i बन गया कॉमन, j बन गया, k बन गया। फिर इसकी हर एक की वैल्यू करी, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सिर्फ कोफिशिएंट उठाने होते हैं। जो इसका कोफिशिएंट है 2 माइनस लैम्डा और इसका कोफिशिएंट है 3, क्योंकि i से i कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बस उनको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस सिर्फ उनको मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे इसमें k नहीं था तो उसका 0 उठाया, बाकी आगे सिंपल तरीके से सोल्व कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 12 में क्या बोला है, पहले 11 देखते हैं। 11 में बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, बी में मैग्नीट्यूड नहीं है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द दिस, मतलब ये जो भी है ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इक्वल टू 0 लगा देंगे हम आगे, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, बस एक शो करना है कि वो नॉन जीरो वेक्टर्स के हिसाब से शो करना है कि इसका मैग्नीट्यूड उसका वेक्टर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं एक बार, तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। ये इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें पूरे का, किसके साथ, ए वेक्टर बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता, ठीक है। शो करना है तो बस प्रूव करके दिखाना कि ये 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये पूरा का पूरा सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यानी कि ए मान सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यहाँ पे लिख दूँ क्या, अगर ए प्लस बी, तो पता ही होगा वैसे भी, ए माइनस बी हमें कहीं भी मिलता है तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस का निशान है और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो बस वही करते हैं, इसका कर दो स्क्वायर, इसका करते हैं पहले तो स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर इसका कर दो स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इसका क्या बनेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, और b देखो एक मैग्नीट्यूड वाले का स्क्वायर करेंगे तो सीधा स्क्वायर लगता है, लेकिन जैसे एक सिंपल वेक्टर का स्क्वायर करें हम लोग b वेक्टर का, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का निशान लगेगा आगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए, ठीक है। सेम इसमें भी b के आगे मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ स्क्वायर लगेगा, लेकिन a के आगे मैग्नीट्यूड नहीं है तो फिर मैग्नीट्यूड लगेगा और फिर स्क्वायर लगेगा इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कि ये क्या है, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करने पे ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में है, आपस में कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये प्रूव हो गया कि वो परपेंडिकुलर था। हमें बस प्रूव करना था कि होगा परपेंडिकुलर कि नहीं होगा, बस ये था कि 0 के इक्वल था, हाँ हमने इस 0 के इक्वल लेके आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला है कि ए वेक्टर है उसको ए से मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। अब हमें ये बताना है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट बी वेक्टर, यानी देखो एक वेक्टर है ए, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है, वो तो फिर बिल्कुल सर्टेन हो गया कि वो 0 ही होगा, क्योंकि देखो अगर ए कुछ भी हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, अगर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो वो कभी 0 नहीं हो सकता खुद से मल्टीप्लाई करने पर, जब तक वो खुद ही 0 ना हो, ठीक है। तो और बी वेक्टर है, उनको आपस में करने पर भी उसने 0 बना दिया, तो हमें ये बताना है कि बी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि बी क्या है, ठीक है, वो हमें बताना किस तरीके का वेक्टर है, ये बताना कुल मिला के कंक्लूडेड अबाउट बी। तो देखो सबसे पहले इफ लिख देते हैं, इफ ए वेक्टर
मल्टीप्लाइज ए वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो भी 0 होगा, यानी कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 0 का रूट, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0। मैग्नीट्यूड का मतलब है, आंसर नहीं लिखना अभी, मतलब इतना पता चल गया हमें कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब पता क्या होता है बेसिक, अगर तुम्हें सही से बताऊँ ना तो मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वेक्टर तो एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर में उसकी लंबाई। अब जो ये वेक्टर है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी लंबाई कुल मिला के 0 आ रही है, यानी कि ए वेक्टर 0 है, ठीक है। तो ये तो पता ही था, प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ए वेक्टर को हमने 0 को प्रूव कर दिया। अब देन ए वेक्टर को हमने क्या किया, बी के साथ मल्टीप्लाई किया, वो 0 आ रहा था, मल्टीप्लाई किया ना, हाँ ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सीधा, तो ये 0 ही था। बी वेक्टर क्या हुआ, 0 के साथ ही 0 बन गया मिलके। ये दोनों बातें बस मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। अब हमें बी के बारे में बताना है कि बी क्या क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे नाउ बी आइदर अ 0 वेक्टर, या तो बी क्या है, एक 0 वेक्टर है और नॉन 0 वेक्टर, ये दो ही हो सकते हैं, नॉन 0 वेक्टर। या तो देखो क्या पता बी भी 0 ही हो, ठीक है, दोनों 0 के 0 बन गए हो, या तो फिर बी नॉन 0 था लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बन गया। तो ये दो चीजें हम बोल सकते हैं बी वेक्टर के बारे में, या तो वो 0 वेक्टर है तो नॉन 0 वेक्टर है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला है कि इफ ए बी एंड सी वेक्टर, तीन वेक्टर दे रखे हैं और तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है जिनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आता है, ठीक है। हमें ये बता रखा है कि वो तीनों वेक्टर्स को अगर प्लस करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। ये दो चीजें बता रखी हैं कि एक तो तीनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अगर ए मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ठीक है, और तीनों को अगर अपनी अपनी जगह प्लस किया था, जैसे कि ये कुछ भी वेक्टर है 2i 4j, ऐसे कोई तीन वेक्टर है, उनको जब तीनों को आपस में रख के प्लस किया था तो आंसर 0 आता है। ये दो कंडीशन को अच्छे से यूज करना है ना, ठीक है। और फिर हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो चीज है कि अगर मैं ए डॉट प्रोडक्ट बी प्लस बी डॉट प्रोडक्ट सी, मतलब बी को सी के साथ सी को ए के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी असल में वो देखनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो मान लो हमें क्या बोला है कि तीनों यूनिट वेक्टर है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर को ध्यान समझना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इन इन तीनों की वैल्यू क्या है आपस में प्लस करने के बाद 0। ध्यान से समझो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि इन तीनों की वैल्यू क्या है 0। इन तीनों के साथ अगर मैं बाहर ए को मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा अब ए को सी के साथ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, सेकंड वाली इक्वेशन उठाई मैंने यहाँ पे ऐसी कैसी, इसको ए के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये कुल मिला के 0 है तो 0 को जब किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस ए को ए के साथ कर दिया, ए को बी के साथ कर दिया और ए को सी के साथ ये बना दी। अब हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर भी है आपस में, ठीक है। तो ये तो चलो मान लो कुछ कोई भी वेक्टर है, कुछ कोई वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करने पे डॉट प्रोडक्ट में अलग आ सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग वेक्टर। लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर है, दोनों सेम नंबर है, तो इन दोनों की वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। दूसरा देखो, बाकी ये अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग वेक्टर है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। सेम करेंगे अब दोबारा, इस बार क्या करूंगा मैं, बी वेक्टर के साथ, यहाँ पे ऐसे लगा दो डॉट तो मैं थोड़ा डिफरेंस दिख जाए, ठीक है। बी वेक्टर के साथ करेंगे इस बार हम इनको मल्टीप्लाई, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। अब ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों 1 ही होंगे क्योंकि बी और बी हैं इस बार सेम है, जैसे वहाँ पे ए और ए थे, इनका तो डॉट प्रोडक्ट सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही वेक्टर है ना, डॉट करने मतलब मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आने वाला है हमेशा, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेम ऐसा सी के साथ करते हैं, तो बाहर हमने रखा सी, ये बन गया ए बी सी इक्वल टू 0। इस बार क्या करेंगे, सी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इस बार सी वेक्टर बी वेक्टर, अब सी को सी के साथ यानी सी वेक्टर सी वेक्टर। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बनाएंगे हम तीसरी, इस बार सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, और ये जब सी को सी के साथ करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 3 इक्वेशन बन गई। अब इन तीनों इक्वेशन को एक साथ रखते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ चाहे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन के हिसाब से इन सब की वैल्यू 0 है,
इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, यानी कि इन सबको मैं 0 के इक्वल रख सकता हूँ। देखो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 1 प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस में है वैसे भी, प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस, अब दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं क्योंकि सब प्लस में है यहाँ पे, बी वेक्टर अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तीनों को ऐड कर रहे हैं क्योंकि 0 के 3 नंबर को ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। हाँ एडिंग लिखो यहाँ पे, एडिंग, सबको ऐड करें ना। इसको अब ऐड करते हैं बी वाली से, बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस 1 प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, प्लस अब ये थर्ड वाली, ये है हमारे पास सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर और प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि सारी इक्वेशन 0 के इक्वल थी, तीनों को प्लस कर देंगे और इस साइड भी तीनों 0 को प्लस करेंगे तो बाद में 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसमें एक 1 है, एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, इन तीनों को प्लस करने पे तो 3 आ गया अलग से, ठीक है। इसके अलावा क्या बचेगा हमारे पास, देखो एक ए बी है, एक बी ए ये है, यानी कि दोनों ए बी बी एक ही बात है, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम ही आएगा ना, ठीक है। जैसे 3 to 6 होता है, 2 3 to 6 ही होता है, ठीक है। तो ये 2 ए बी हैं, 2 ए सी भी हैं और 2 बी सी या सी बी भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से ना मैंने 2 बाहर ले लिया कॉमन और यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 0। बस अब वैल्यू पुट करनी है हमें, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखेंगे और वो जो 3 है 3 0 के पास भेज देंगे और वो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 3। अब इस 2 को भी भेज देंगे, यानी कि बस थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा है, 1 मिनट, ये बन जाएगा हमारा प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का 3/2, ये 2 भी वहाँ पे भेज दिया डिवाइड में, ठीक है। आंसर हो गया। हमें यही बताना था कि इन तीनों का सम डॉट प्रोडक्ट करने के बाद किस के इक्वल आएगा, वो होगा माइनस का 3/2, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 15 में क्या बोला है कि इफ हमें जस्टिफाई करना है, इधर ए वेक्टर दे रखा है 0 वेक्टर, बी वेक्टर भी दे रखा है 0 वेक्टर, कि अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर होता है और बी वेक्टर 0 वेक्टर है जैसे कंडीशन के हिसाब से, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 0 ही आएगा। ऑब्वियसली बात है, 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, बट द कन्वर्स नीड टू बी ट्रू, यानी कि जो इसका कन्वर्स है, अगर इसको उल्टा कर दिया है इस बात को, तो क्या वो सही होगी या नहीं होगी, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर 0 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ गया। लेकिन अब एक बात मुझे ये बताओ कि हम किसी को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर वो 0 आ जाए, तो जरूरी है कि वो यहाँ पे वो वेक्टर भी 0 वेक्टर हो। इसको हम एक बार सोल्व करते हैं, तुम्हें लगेगा कि वो 0 ही होंगे, पर इतना सिंपल नहीं है क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो मैं ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ इस तरीके से मानूं कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, पर वो वेक्टर 0 ना हो। जैसे कि मान लो ए वेक्टर मेरे पास है, ए वेक्टर मान लिया मैंने 2i प्लस 4j प्लस 3k, मान लो कि ये एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब b को मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास 3i और प्लस 3j माइनस 6k, ठीक है। अब देखो 2 वेक्टर हमने मान के चले, अब क्या ये 0 वेक्टर है? नहीं, 0 वेक्टर तो नहीं। 0 वेक्टर में क्या होता है, i j k सब 0 होते हैं, मतलब 0i 0j 0k, ठीक है। अब देखो ये दोनों 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं एक बार। तो a यहीं पे निकाल देते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18 माइनस का। ध्यान से समझो कि अभी देखो ये प्लस का 18, ये माइनस का 18 आ गया 0। अब देखो इसमें क्या बनी कंडीशन कि देखो ये जरूरी नहीं है कि 2 वेक्टर को जिनको हम मल्टीप्लाई करें, देखो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया, तो ये जरूरी नहीं कि वो दोनों वेक्टर भी 0 ही हो, ठीक है। ये कंडीशन को हम मतलब बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जैसे कह रहे हैं कि ये 2 हैं, दोनों 0 वेक्टर होते हैं तो 0 आ जाता है, लेकिन 0 उनमें भी आ सकता है जो 0 नहीं है वेक्टर में। जैसे न्यूमेरिकली देखें तो पॉसिबल नहीं है कि कोई 0 ना हो फिर भी 0 आ जाए। लेकिन अब देखो इन दोनों की बात करें, 0 वेक्टर थोड़ी। अब मान लो कि ए वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से निकलता है। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4 16 और 9,
ये हो जाएगा हमारे पास √29। तो क्या ये जीरो वेक्टर है? ये जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये कन्वर्स है, उसका ट्रू नहीं है, ठीक है। हम बोल देंगे सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमने ऐसे दो वेक्टर देख लिए जिनको हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है, पर वो खुद देखो उनके पास खुद का अलग अलग मैग्नीट्यूड है जो कि जीरो नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड है, अब मान लो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि सेंटीमीटर मीटर कैसे में भी हो वेक्टर, लेकिन √29 का मतलब है, देखो √25 5 होता है, यानी कि 5 से बड़ा चाहे वो 5 सेंटीमीटर चाहे 5 मिलीमीटर, पर जीरो तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 15th में हमें क्या बोला है, कीप द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है, वर्टिसेस ए बी सी। ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो, ए बी सी। वर्टिसेस ए की है 1 2 3 और बी की है 0 1 1 और सी की है 0 1 2। यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिवली दे रखा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहली वाली है वही की, दूसरी वाली बी की, तीसरी वाली सी की, ठीक है। इतना पता ही हो तुम्हें। अब हमें क्या करना है, देन फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी निकालना है, यानी ये वाला एंगल निकालना है कि ये कितना एंगल है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल हो, एक वेक्टर मान लो एक ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो हमने क्वेश्चन पहले ही कर रखे हैं, बस इनसे हमें वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ए वेक्टर क्या है, देखो ए वेक्टर जो कि हमारा क्या है, बी ए वेक्टर। ए वेक्टर जिसको मैंने नाम दिया पर असल में वो लाइन बी है ना, तो बी ए वेक्टर वो क्या है असल में, वो निकालेंगे कैसे, देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना। ए बी वेक्टर कभी भी निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बी में से ए को माइनस करते हैं। ए बी वेक्टर के टाइम में बी में से ए को माइनस किया, बी में से हर एक बी वाले को ए के साथ माइनस करते हैं। लेकिन जब बी ए निकालेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा। बी ए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए को बी के साथ माइनस करेंगे। जब भी जो पहले लिखा होता है ना उसको माइनस में रखा जाता है, ठीक है। तो अब बी ए का मतलब है ए के साथ बी को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस ऑफ -1, यानी कि 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलो ऐसे ही करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये हो जाएगा 1 और फिर है माइनस ऑफ -1 आई, ठीक है। वेक्टर बना रहे हैं पहले, ठीक है। दूसरा है 2 प्लस ही आएगा, हाँ दोनों प्लस के हैं, तो 2 -0 जे, फिर 3 -0 के, इन दोनों में 0 थे आगे इसलिए सिंपल हो गया। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं सोल्व। ये बन गया हमारे पास 2i, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 1 + 1 2i प्लस 2j, ये क्योंकि 2 - 0 2 ही होता है और 3 - 0 भी 3 होता है, तो 3k। ये बन गया हमारे पास बी ए वेक्टर। क्लियर, ये वेक्टर आ गया एक। तो दूसरा जिसको हमने बी मान के चल रहे हैं वेक्टर, जो कि असल में है कौन सा, बी सी वेक्टर है। बी सी वेक्टर है, यानी कि सी से बी को माइनस करेंगे, जैसे ए को बी से किया था, क्योंकि जो पहले लिखा था वही वाली बात है। ए बी होता जैसे बी सी है ना, तो इसका मतलब है जो बाद में लिखा गया ना उससे माइनस किया जाएगा, तो यानी बाद वाले हर नंबर को इससे माइनस करेंगे। 0 माइनस ऑफ -1, ध्यान समझो, 0 उस वाले में पहले 0 है, इधर देखो माइनस, ये माइनस किसके लिए, ये वो होता है x2 में से x1 को माइनस करते टाइम। तो 0 में से माइनस करना है माइनस के 1 को, ये माइनस उसके साथ 1 के साथ पहले से था, इधर बाहर लगा दिया i, ठीक है। अब 1 में से करना है -0 को, प्लस 1 - 0 j, और फिर 2 में से करना है 0 को, देखो इस यहाँ पे इसको इससे करना है, अब 2 को करेंगे 0 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 0 k, ठीक है। सोल्व कर दो इनको, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1, यानी सिर्फ i लिख देंगे और यहाँ पे j लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। और वहाँ पे 2k लिख देंगे, सारे प्लस के ही। बस सब इनको सोल्व करना है। हमें क्या करना है, एंगल निकालना है ना। देखो एंगल निकालने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। एक हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था, वो क्या था, कोस थीटा का। वो होता है हमारे पास, कोस थीटा इधर है ना, हाँ। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी हमारे काम आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो दोनों वेक्टर अब हमें निकालिए, हमारे पास सामने है दोनों वेक्टर। तो पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर लो। ए वेक्टर इसको माने, बी वेक्टर इसको माने, डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो 2 के साथ 1 है यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ये भी 2 हो गया, ठीक है। और 3 2 ज़ा 6, ये भी 6 हो गया, ठीक है। कुल मिला के कितना आ गया, 10। ये तो हो गया इनका डॉट प्रोडक्ट। दूसरा कीजिए, दोनों के अपने अपने मैग्नीट्यूड निकाल दो, इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड मैंने तुम्हें ऊपर दिखाया था अभी कैसे निकालते हैं, वो रहा ए का हमारे पास ये है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो ये 2 है और ये 3 है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4
प्लस 4 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, 17 आ गया। एक तो आ गया ए का 17, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बी का। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी का है हमारे पास ये रहा, बी देखो ये रहा आई जे और 2 यानी 1 1 और 2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 1 और ये हो जाएगा कितना अपने पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 यानी कि यहाँ पे आ गया √6, ठीक है। तो दोनों रूट भी आ चुके हैं, देखो ये रहे दोनों रूट हमारे पास, ठीक है। और ये इसका डॉट प्रोडक्ट भी आ गया है 10, बस फॉर्मूले में रखो आंसर निकाल लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू यही है ना, तो ए डॉट प्रोडक्ट भी कितना आया था 10 आया था हमारा, ए डॉट प्रोडक्ट भी 10 डिवाइडेड बाय एक है √17 और एक है √6। इसको आगे फर्दर सोल्व कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10/√102, ठीक है। ये हमारे कोस थीटा की वैल्यू है। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू आ गई तो हमारे पास आंसर भी आ गया 10/102, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट के लास्ट के 3 क्वेश्चंस पे, एक तो बस एमसीक्यू है और बाकी 2 नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इनको देखेंगे और तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 16th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें क्या बताना है कि कोलिनियर है, कोलिनियर बताना है। 3 हमें दे रखे पॉइंट्स, वेक्टर नहीं दे रखे, पहले पॉइंट से वेक्टर निकालने पड़ेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो पहले वेक्टर निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर देखेंगे कोलिनियर है कि नहीं है। तो शो करना तो होंगे ही, बस हमें शो करने का तरीका सही से पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ए बी वेक्टर निकालते हैं, ए बी वेक्टर। अब पॉइंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी निकाल रहे हैं तो बी में से ए को माइनस करेंगे, 2 में से पहले जाएगा 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 1 के लिए हम कुछ नहीं लगाएंगे, आई लिख देंगे सीधा, ठीक है। प्लस सारे प्लस में तो प्लस लगा दिया मैंने। 6 में से माइनस करेंगे 2 को, कितना आ जाएगा 4j, ठीक है। 3 में से माइनस करेंगे 7 को, अब 7 बड़ा है तो माइनस का 4j, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर ए बी। अब करते हैं बी सी वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचा, आई लिख देंगे सीधा। 10 में 6 गया 4j, माइनस का 1 है उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 3, तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 आ गया, ये भी सेम आ गया। अब निकालते हैं सी ए वेक्टर। सी ए का मतलब है कि अब इस ए को उसके आगे कर देंगे ना, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 - 3 कितना हो जाएगा 1 - 3 माइनस का 2i, ठीक है। और 2 - 10 ये हो जाएगा माइनस का 8j, और 7 माइनस और -1 यानी 7 + 1 प्लस का 8k। इनका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर और एक माइनस के 4 का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद वैसे भी सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 16 + 16 यानी कि ये तो आ गया हमारे पास √33, क्लियर। दूसरा करते हैं। देखो ये दूसरा बिल्कुल ही सेम है, माइनस का 4 प्लस का 4 आई, तो ये भी इसको सेम सोल्व करने के बाद √33 आ जाएगा, क्योंकि देखो बिल्कुल सेम है, आई प्लस का 4 माइनस का 4, तो फिर वही आएगा। इसको निकाल लेते हैं लास्ट वाले में। देखो इसमें क्या है माइनस के 2 का स्क्वायर करते हैं पहले, फिर प्लस करेंगे माइनस का 8 का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और एक और 8 का स्क्वायर 64। तो ये मिलके कितना आ गया हमारे पास, ये बन जाएगा 60 और 60 120 120 120 132 132, और 132 को हम लिख सकते हैं 2√33। अब देखो क्या इन सब की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि इनका जो रेशो होता है ना, जब हमें किसी को भी कोलिनियर बोलना होता है, क्या प्रूफ करना है कोलिनियर जब भी बोलना होता है तो उनका रेशो जो है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए। देखो इसमें भी √33 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इन सब की डायरेक्शन सेम है तो कोलिनियर है। चाहे वो पैरेलल चल रहे हैं, चाहे एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, चाहे उल्टा भी जा रहे हैं, पर ये है कि लाइन एक ही पकड़ रखी है सबने, चाहे ऐसे चाहे थोड़ी नीचे है पर उधर की है, या तो फिर पीछे की है तो बिल्कुल उसके साथ साथ की है, लेकिन इसलिए कोलिनियर, आपस में कट नहीं होने वाले कभी भी, ठीक है। सब में √33 आ गया हमारा। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन में देखो कि इसमें क्या प्रूव करना है, राइट एंगल प्रूव करना है। इसमें हमें सीधा वेक्टर निकाल के दे रखे हैं, इसमें हमें पहले निकालना नहीं है किसी वेक्टर को, तो सीधा सोल्व करो, इनका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड देखो राइट एंगल कैसे प्रूव होगा, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लंबाई इन दोनों में से किसी तीसरे के बराबर आनी चाहिए। राइट एंगल में क्या होता है p² + v² = h² होता है, यानी कि किसी दो का बस एक के बराबर आ जाए। तो देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो सबसे पहले 2 का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस आएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर, फिर से प्लस, और प्लस के 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4
1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √6। ठीक है, कंफ्यूज मत है ना, ये माइनस के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि प्लस हो जाता है। देखो साइन मैं तो फिर से बता दूं, तुम्हें पता ही होगा वैसे, माइनस के 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस ही जाता ना, इसलिए हर बार हमेशा प्लस में लिख रहा हूँ मैं किसी का भी स्क्वायर करने के बाद। जैसे 8 है, माइनस के 8 को माइनस के 8 से करेंगे तो पहले तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा, इसलिए 64 हमेशा पॉजिटिव आता है। स्क्वायर करने के बाद हर नंबर पॉजिटिव हो जाता है। इस पे आते हैं। अब देखो ये क्या है, आई है यानी कि 1 का स्क्वायर कोई नंबर नहीं है, प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और ये होता है 25। 25, 9 और 1 10, 10 और 25 35, ये दो आ गए हमारे पास। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, इसके निकालते हैं। राइट एंगल प्रूव करना है ना, बस किसी दो को तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो करना है हमें 3 का स्क्वायर, फिर करना है माइनस के 4 का स्क्वायर, फिर से करना है माइनस के 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर से 4 का स्क्वायर 16, 32, 32 और 9 41। अब देखो कि क्या ये दोनों मिलके इसके बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। सोल्व हो गया। देखो अगर मैं इसमें लगा दूं यहाँ पे, चाहे तो मैं प्रूफ करके दिखा देते हैं। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ये लाना था ना हमें। p मान लेते हैं, मैं √6 को मान रहा हूँ p इसका स्क्वायर। ठीक है, b मान लिया मैंने, √35 को मान लिया b इसका स्क्वायर, इक्वल किसके आना चाहिए √41 के स्क्वायर के। तो देखो स्क्वायर सबसे रूट हटा देगा, यानी कि 6 + 35 इक्वल टू 41 आना चाहिए, और 6 + 35 तो 41 ही होता है, 41 इक्वल टू 41। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया ना, पाइथागोरस को जो सेटिस्फाई करता है वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया। बस ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हमें देखो बस आखिरी एमसीक्यू रह गया, इसमें तो बस छोटा सा ही काम है। देखो इसमें क्या है कि ए क्या एक नॉन जीरो वेक्टर है, यानी कि एक वेक्टर जो जीरो तो नहीं है कम से कम। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें ए, और जो लैम्डा है ना वो एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि देन लैम्डा को अगर हम क्या करें ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट वेक्टर आना चाहिए। देखो यूनिट वेक्टर सबसे पहले समझ लो कि यूनिट वेक्टर कब आता है। देखो जैसे मान लो ए का ही मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, एक सेकंड रुको, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लो ये ए है, ए का यूनिट वेक्टर कब होता है, जैसे कि किसी के भी सर पे यूनिट वेक्टर कब लगता है, ये वाला निशान होता है यूनिट वेक्टर का। ये कब लगता है, जब ऊपर हो ए वेक्टर और नीचे हो उसी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ऊपर वो नंबर नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तब वो वेक्टर बनता है। ठीक है, इस कंडीशन में होगा तब वो यूनिट वेक्टर बनेगा। हमें बताना है कि देखो लैम्डा के साथ ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर आना यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस ए को ऐसा क्या रखें कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद लैम्डा यूनिट वेक्टर बन जाए। तो देखो इसमें से अगर मान लो मैं ए को रख दूं, ए को नहीं एक सेकंड, मान लो लैम्डा की वैल्यू को रख दूं मैं 1, अगर मैं इसको रख दूंगा 1 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ए, 1 और ए मिलके ए हो जाएगा, पर यूनिट वेक्टर तो 1 होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखो लैम्डा को रख देते हैं -1, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ए, और यहाँ पे -1 यानी कि माइनस का ए, ये भी गलत है, हमें तो 1 चाहिए, ए बी सी नहीं चाहिए, 1 चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको देखो जैसे ए वेक्टर है और ए को हम लैम्डा ही रख देते हैं, लैम्डा का मैग्नीट्यूड। अगर मान ली ये, जैसे मान लो कि ये तो है लैम्डा और ए की जगह पे लिख दिया मैंने लैम्डा, देखो एक ये है, इसके साथ में मल्टीप्लाई इसकी कर दूंगा, तो क्या कभी ये यूनिट वेक्टर बनेगा, नहीं बनेगा, वो डिवाइड में होगा तो बनेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है, ये डी ऑप्शन सही है हमारा। वो कैसे सही है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे पास, लैम्डा मल्टीप्लाई ए। अब ए की वैल्यू ही अगर हमने ये रख दी कि लैम्डा मल्टीप्लाई 1/λ, तो देखो ये 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। इस तरीके से ये देखो ऊपर वो नंबर नीचे उसी का मैग्नीट्यूड, ऊपर वो नंबर नीचे उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बन गया एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो इसी के साथ तुम्हारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं किसी नई एक्सरसाइज में। दैट्स इट।